हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल E.Explain। हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट को फ्रॉम ईयर 1915 टू 1942। जो हमारे मेजर नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं जो हमको फर्दर लीड किया है फ्रीडम की ओर। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, प्लस पर्सनल मतलब हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने हिस्ट्री को जानें और समझें। बट बिफोर वी स्टार्ट यू हैव टू डू वन थिंग इज दैट यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सो टेबल ऑफ कंटेंट हम डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, फिर देखेंगे कि 1950 में जब गांधी जी रिटर्न हुए थे इंडिया में आफ्टर सक्सेसफुल सत्याग्रह करने के बाद साउथ अफ्रीका में, जो कि रेसिज्म के अगेंस्ट था। फिर रॉलेट एक्ट, कैसे रॉलेट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर उसके आगे गांधी जी के क्या डिसीजन थे, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, क्या कॉन्सेप्ट था, फिर गांधी जी ने क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया था 2 साल के बाद इतना सक्सेसफुल हो जाने के बावजूद भी। फिर देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसका पर्पज़ क्या था, उन्होंने क्या प्रिंसिपल दिया था कि क्यों किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा क्विट इंडिया मूवमेंट, देखेंगे कि इसमें गांधी जी के व्यूज़ क्या थे और बाकी जो सिटीजन्स थे उनके व्यूज़ कैसे डिफरेंस हो गए। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जहाँ पे गांधी जी के साथ थे, लास्ट में आते आते कुछ बिजनेस पर्सन थे वो डिसोसिएट होने लगे गांधी जी के मूवमेंट से। उन्होंने जितना कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में दिया था उतना नहीं किया, और कुछ जो हमारे लोकल जो जो मतलब लॉबीज थी वो प्रोटेक्ट करने लगी नॉन क्विट इंडिया मूवमेंट को, मतलब सपोर्ट नहीं किया। सो सॉरी नेशनलिज्म इंडिया, राष्ट्रवाद मतलब कैसे, ये तो हम जानते हैं कि हमारा जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो मूवमेंट था सॉरी वो 1857 से ही स्टार्ट हो गया था, जो हमारी फर्स्ट म्यूटिनी थी अगेंस्ट था ब्रिटिशर्स। बट जो हमारा जो मॉडर्न नेशनलिज्म था वो मतलब थोड़ा लेट से शुरू हुआ, जब लोगों ने ये देखा, मतलब वो धीरे धीरे यूनाइट होने लगे स्ट्रगल के लिए अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट। और क्यों होने लगे, क्योंकि उनके बीच थे, देखिए जो इंडियन सिटीजन्स थे, हालांकि हमारा जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिवीज़न है काफ़ी अलग है, बट वो आल वो सारे रूल किए जाते थे ब्रिटिशर्स के थ्रू, प्लस इतना उसके साथ ही वो अप्रेस्ड भी किए जाते थे कॉलोनियल गवर्नमेंट, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको अप्रेस किए थे। जो लेटर मतलब धीरे धीरे करके लोगों ने देखा कि ये कि उन्हीं के पर्टिकुलर एरिया में ही नहीं वो मतलब काफ़ी सप्रेस या डिप्रेस किए जाते हैं, बल्कि हर जगह डिप्रेस किए जाते हैं। फिर लोगों के बीच में धीरे धीरे उनके बीच में मतलब एक बॉन्डिंग बनने लगी। हालांकि वो डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते थे, इसलिए उन्होंने कह सकते थे उनके जो विचार थे वो डिफरेंट ही थे। और जो उनका जो उन्होंने फ्रीडम का जो नोशंस आते फ्रीडम, मतलब जो उसके फ्रीडम के मायने भी सेम नहीं थे। क्यों, वो हमें फर्दर वीडियोस में पता चलेगा। जब गांधी जी इंडिया में आए तो उन्होंने ट्राई किया टू फॉर्स दिस ग्रुप टुगेदर विद इन द 100, मतलब उन्होंने एक मोमेंट भी यूनाइट करने की कोशिश की लोगों को। बट फर्दर क्या होता है, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट हम ये जानते हैं कि कोई रेवोल्यूशन ही नहीं होता है। सो हम फर्दर देखेंगे। देखिए ईयर 1919 में जब हमारे भारत में नेशनल मूवमेंट स्प्रेड हो रहा था, तो जो हमारे जो सोशल ग्रुप थे, मतलब जो देखिए मूवमेंट तो था पहले भी था, बट वो बहुत स्मॉल एरियाज़ में सब अपने जो स्मॉल लीडर्स थे, जो मतलब पॉलिटिकल लीडर्स थे, एक्टिविस्ट थे, वो अपने एरिया में ही उसको मूवमेंट को एक्टिव किए थे। बट जब नेशनल मूवमेंट आया तो धीरे धीरे ये सोशल जो ग्रुप थे वो इमर्ज करने लगे। उन्होंने प्रोटेस्ट के नए नए मेथड को डेवलप किया कि कैसे मास प्रोटेस्ट करना है, कैसे एजिटेशन करना है। लोगों के बीच में एक यूनिटी क्रिएट हुई, और यहाँ पे जब यूनिटी क्रिएट हुई तो जाहिर सी बात है जो इकॉनमी होगी ब्रिटिश की इंडिया में वो एक नया फ्रेम में जाने लगा, पॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज होने लगे। ऐसे में हुआ क्या, जो डिफेंस अब क्योंकि ब्रिटिशर्स थे वो करते क्या थे, उनको डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत चाहिए होता था, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी होती थी। तो वो क्या करते थे, कस्टम ड्यूटीज़ को रेज कर देते थे, इनकम नया इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर देते थे। तो ये सब चीज़ें जो हमारे सिटीजन्स थे सॉरी उनके लिए बर्डन की तरह लगने लगा, क्योंकि कॉमन पीपल एक तो वैसे ही उस समय पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा टाइप की बीमारी फैल रही थी, तो एक तरीके से उनके लिए वो काफ़ी बर्डनफुल हो रहा था। अब क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स भी ऐसा नहीं है, वो दूसरी जगह भी वार करते थे। ऐसे में होता क्या था कि वो कॉमन जो हमारे इंडियन पीपल थे उनको वो फोर्स रिक्रूटमेंट करते थे, गांव से किसी भी जो थोड़ा बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा है, उसको उठा लाते थे, उसको अपने अपने जो उनकी सेना होता था उसमें भर्ती कर लेते थे।
और उनको जो सोल्जर्स होते थे उनको इतना मतलब ट्रेनिंग उनके पास नहीं होती थी, प्लस उनके पास उनको वो वेल एजुकेटेड नहीं होते थे, और उनको ऐसे ही वारफेयर्स में भेज दिया जाता था लड़ाई करने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो रूरल एरियाज़ थी उनके बीच में, लोगों के बीच में एक तरीके के गुस्सा बन के उमड़ रहा था। अब फिर होता क्या है 1918-19 में कि जो हमारे इंडिया में बहुत जगह क्रॉप फेलियर होने लगता है। वैसे भी हम ब्रिटिशर्स के जो जाल था उसमें फंसे हुए थे, तो वो जो लोग वही करते थे, नए टैक्सेस इम्पोज करते थे, नए रूल्स बनाते थे जो उनके फेवर में होते थे, उनके इंटरेस्ट में होते थे। ऊपर से जो इंडियंस थे उनके ऊपर नेचुरल कैलेमिटीज़ की भी मार पड़ रही थी, तो क्रॉप फेलियर होने लगा। प्लस जो वहाँ का जो फूड था, फूड मतलब इंडिया में फूड की शॉर्टेज होने लगी। बताया जाता है कि ये जब इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैला था तो कम से कम 13 मिलियन लोग की डेथ हो गई थी एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन उस एपिडेमिक के कारण। ये हुआ था हमारे 1918, 1919 और 1920 से 1921 के बीच में। आप देखिए, अब एंट्री होती है महात्मा गांधी जी की, जो साउथ अफ्रीका से इंडिया में आते हैं। महात्मा गांधी जी ने हमारे जो नेशनल मूवमेंट्स हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। मतलब ऑल ओवर इंडिया के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट यूनियन हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, काउंसिल्स हैं, सबको यूनाइट किया, सबको एक बॉन्ड बनाया लोगों के बीच में कि कैसे इनके ब्रिटिशर्स के खिलाफ में कैसे हमें सक्सेसफुल फाइट लेना है। देखिए, महात्मा गांधी जी जनवरी में 1915 में भारत आते हैं आफ्टर फाइटिंग इन साउथ अफ्रीका फ्रॉम द रेसिस्ट आफ्टर फाइटिंग साउथ अफ्रीका फ्रॉम रेसिस्ट रिजाइम, जो कि मतलब जो काले और गोरे का जो भेदभाव था वो अफ्रीका में भी था। वहाँ पे वो जो उनका मूवमेंट वहाँ पे भी चला था। उन्होंने एक मास मूवमेंट था जिसका नाम था सत्याग्रह। उनका सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट क्या था? गांधी जी कहते थे अगर आप किसी सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, आपका अगर कॉज है वो ट्रू है, तो आपको उस स्ट्रगल के लिए उस जो भी है, मतलब जो स्ट्रगल के लिए आपको फिजिकल फोर्स की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप अपने सच्चाई के साथ खड़े रहिए, आप अपने बातों को सच्चाई के साथ रखिए और आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। ये मानना था गांधी जी का। उन्होंने जो वेपन बनाया था बैटल से लड़ने के लिए कि कहीं भी वायलेंस नहीं करना है, मतलब नॉन वायलेंस के थ्रू सारे वार को जीते जा सकते हैं अगर आप सच्चाई के लिए लड़ाई कर रहे हैं। फिर जब गांधी जी इंडिया में आते हैं तो वो थ्रू आउट द कंट्री ट्रेवल करते हैं ताकि वो जो फार्मर्स हैं, जो पुअर पीपल्स हैं, मिल वर्कर्स हैं, क्योंकि मिल वर्कर्स जैसे उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी था, ब्रिटिशर्स लोग इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर भी चुके थे। तो और जो सप्रेस्ड क्लास पीपल थे, मतलब उनको कम वेजेस पे उनको काम दिया जाता था, ऐसे लोगों को उनके लोगों से बात किया, लोगों को समझा, लोगों की कंडीशंस को जानने की कोशिश की, और इसीलिए उन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में कंट्री में ट्रैवल किया ताकि वो लोगों की कंडीशंस को अच्छे से समझ सकें। अब देखिए, 1915 में गांधी जी आए। 1916 में उन्होंने विजिट किया चंपारण, जो कि बिहार में है, ताकि वो मोटिवेट कर सकें और इंस्पायर कर सकें पीजेंट्स को, क्योंकि वो कंट्री में पहले ही घूम चुके थे। ऑलमोस्ट 1 साल तो हो ही गया था 1916 तक कि वो कंट्री के सिचुएशन से काफ़ी अवेयर हो चुके थे। वो बिहार गए थे चंपारण में, ताकि जो वहाँ के पीजेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे एक फोर्स प्लांटेशन सिस्टम था, उनको नील की खेती उगाई जाती थी, जो कि नील की खेती कहा जाता है बहुत ही आपकी ज़मीन को काफ़ी बैरन बना देता था। तो और रेवेन्यू भी इनको सबमिट करनी होती थी, अगर नहीं कर पाते थे तो उनके जो ज़मीन है उनको हड़प ली जाती थी। ऐसे बहुत सारे सिस्टम थे और पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो काफ़ी परेशान थे। तो गांधी जी ने चंपारण में पहले मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले फिर चंपारण में बिहार में गए ताकि वो पीजेंट्स हैं उनको मोटिवेट कर सकें। फिर 1917 में उनकी वो जाते हैं खेड़ा, जो कि गुजरात में है, ताकि वो वहाँ के पीजेंट्स को मतलब इंस्पायर मोटिवेट करें जो इफेक्टेड थे क्रॉप फेलियर प्लस प्लेग एपिडेमिक से। क्यों? क्योंकि वो उनके ऊपर जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के पीजेंट्स उनके ऊपर इतनी रेवेन्यू लगा दी जाती थी कि वो इतना मतलब एबल ही नहीं होते थे, इतना सक्षम ही नहीं होते थे कि वो उसको पे कर सकें। तो उन्होंने गांधी जी ने धीरे धीरे सबको यूनाइट करने की कोशिश की। फिर 1918 में अहमदाबाद गए ताकि जो कॉटन मिल वर्कर्स हैं उनको उनसे बात की, वहाँ के कंडीशंस को समझा, वहाँ के वर्कर्स को यूनाइट किया। फिर इसी बीच 1919 में होता क्या है, रॉलेट एक्ट आ जाता है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, मतलब कब एग्ज़ाम में भी अक्सर पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट कब आया था। ये जो ईयर्स बताए हैं 1916 चंपारण, 1917 खेड़ा डिस्ट्रिक्ट और फिर 1918 अहमदाबाद, ये ईयर भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि कब का कौन से ईयर में कहाँ पर विजिट किया था गांधी जी ने। फिर 1919 में रॉलेट एक्ट आया था।
और इस रॉलेट एक्ट में था क्या कि मतलब काफ़ी मतलब ड्रकोनियन रूल की तरह इसे इम्पोज किया गया था, जो हमारे इंडियन सिटीजन से काफ़ी मतलब हार्ड लॉ बनाया गया था। ये इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास हुआ था, मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा पास किया गया था 1919 में। तब गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। सॉरी। अब रॉलेट एक्ट था क्या, मतलब ये गांधी जी ने क्यों डिसाइड किया सत्याग्रह लॉन्च करने के लिए? क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट था उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पावर दिया था, ताकि वो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको रिप्रेस कर सकें। उनको यहाँ तक ये भी अलाउ कर दिया गया था कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको प्रिजन किया जाएगा 2 इयर्स तक विदाउट ट्रायल, मतलब उनका ट्रायल भी नहीं होगा। देखा उन पे कोई भी सस्पेक्ट हुआ वो उनको तुरंत जेल में डाल देते थे, जो कि एक नेचुरल जो हमारे राइट्स हैं, मतलब जो ऑडी अल्टरम पार्टनर राइट टू बी हर्ड, उसको भी दरकिनार कर दिया गया था। तो उनको मतलब आप सोच सकते हैं बिना ट्रायल के उनको प्रिजन में 2 साल के लिए डाल दिया जाता था। और महात्मा गांधी जी ने फिर लॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि मतलब 6 अप्रैल को लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी द्वारा इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। अब हुआ क्या, जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया, हुआ क्या, रैलीज थी वो ऑर्गेनाइज होने लगी, लोग गांधी जी की बातों को मानने लगे, उनके इफेक्ट में आने लगे। रैलीज ऑर्गेनाइज हुई वेरियस सिटीज़ में। जो वर्कर्स थे जो ब्रिटिश कंपनी के लिए काम करते थे वो स्ट्राइक पे चले गए। जो रेलवे शॉप्स थे या रेलवे वर्कशॉप थी जहाँ पे रेलवे की पूरी मैन्युफैक्चरिंग होती थी या फिर वॉश होता था, क्लीनिंग होती थी, वहाँ पे लोग स्ट्राइक पे चले गए। जो शॉप्स थे मतलब डेली रूटीन के शॉप्स थे उनको बंद कर दिया, मतलब ताकि लोग एक यूनाइट कर सकें, एक यूनाइट वे में इफेक्टिवली प्रोटेस्ट कर सकें अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। जो कम्युनिकेशंस थी वो डिस्टर्ब कर दी गई थी, रेलवे लाइंस को मतलब काफ़ी मतलब प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे थे लोग, मतलब इतना एक यूनिटी सी हो गई थी लोगों के बीच में। तो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि अब वो जो नेशनलिस्ट हैं, मतलब जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके खिलाफ वो स्ट्रिंजेंट मतलब कठोर एक्शन लेंगे। अब फिर क्या करने क्या लगे, ब्रिटिश जो ऑफिसर्स हैं वो जो लोकल लीडर्स थे जिन्होंने धीरे धीरे करके यूनाइट कर रहे थे हमारे मतलब जो लोकल सिटीजन्स हैं, उनको उठा के वो जेल में बांधने लगे। अब उसी समय गांधी जी जा रहे थे दिल्ली, उनको वहाँ से दिल्ली में आने से भी मना कर दिया गया था। फिर क्या था, मतलब मास प्रोटेस्ट इतना बड़ा था, इतना एजिटेशन था कि मार्शियल लॉ इम्पोज कर दिया गया, जो कि जनरल डायर के कमांड पर किया गया था। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जानना कि मार्शियल लॉ किसने इम्प्लीमेंट किया था, जनरल डायर ने। 13 अप्रैल को, उसी बीच 13 अप्रैल को होता है इनफेमस जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट, फिर होता है जलियांवाला बाग। ये न्यूज़ ऑल ओवर कंट्री में इस तरीके से फैलती है कि लोगों के बीच में एक गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मतलब लाखों लोगों ने जान दी थी उस जलियांवाला बाग में। मतलब लोग हड़ताल पे चले जाते हैं, पुलिस से दंगे हो जाते हैं, पुलिस से लोग पंगे लेने शुरू कर देते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है। लोग जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट अपने फंक्शन कर रही होती है, उस पर लोग अटैक कर देते हैं, जला फूक देते हैं। फिर से गवर्नमेंट ने वही किया, लोग मतलब गवर्नमेंट ने फिर से और भी इम्पोज कर दिया, मतलब टेरराइज़ करने के लिए, लोगों को सप्रेस करने के लिए फिर से गवर्नमेंट ने इतना, जो पुलिस थी उनको इतना ओपन पावर दे दिया गया कि जो जो इंडियंस थे इतना ब्रूटली उनके साथ पेश आया गया था कि उनको बोला गया था कि आप अपने मतलब देवर फोर्स टू रब देयर नोज, मतलब उनको कहा गया था कि आप अपने नोज सड़क पे रगड़िए और जो सड़क है उस पर आप क्राउल करिए, मतलब रेंगिए, और जितने भी साहेब हैं मतलब जो अफसर थे उनको आप सलाम मारिए। तो ऐसे ऐसे चीज़ें को इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि नोज़ को सड़क पे रगड़िए, सड़क पे आप खड़े नहीं हो सकते, आप उस पर रेंगिए और सलाम करिए जो साहिब लोग हैं। अब देखा गांधी जी ने कि ये जो मास है, जो सिविल डिसओबीडियंस था, जो कि एक नॉन वायलेंट एक्ट था, वो वायलेंट में टर्न हो रहा है सॉरी, वायलेंट में टर्न हो रहा है। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो इस मूवमेंट को ख़त्म कर देंगे। सो गांधी जी ने मूवमेंट को बुला लिया, मतलब ख़त्म कर दिया कि अब डिसओबीडियंस मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो जब मास में टर्न हो रहा है। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि हम अगर सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो उसके लिए हमें फोर्स या फिजिकल पावर की ज़रूरत नहीं है। फिर होता क्या है, कलकत्ता सेशन होता है जो कि होता है 1920 में, और वहाँ पे दूसरे लीडर्स आते हैं और स्टार्ट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब कि अब उनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस, उसके बाद आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो कलकत्ता सेशन जो कि हुआ था सितंबर 1920 में। अब देखिए 1920
देखिए 15 में चंपारण जाते हैं, 16 में खेड़ा जाते हैं, 17 में जाते हैं अहमदाबाद, 19 में आ जाता है रॉलेट एक्ट जो कि उसके बाद रॉलेट एक्ट के बाद गांधी जी लॉन्च करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर 1920 में दूसरा मूवमेंट एंट्री होती है नॉन कॉपरेशन की। अब गांधी जी कहते क्या, गांधी जी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने बताया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में इसलिए इस्टेब्लिश हुए हैं, मतलब इसलिए वो इंडिया में इस्टेब्लिश हुए हैं क्योंकि हमारे जो पीजेंट्स थे, ट्राइबल्स हैं, वो उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। उनकी बिजनेस को जो उनको वो कमर्शियल ट्रेड पर्पस से आए हैं, उनके जो सर्वेंट का काम है और जो लेबर्स के काम है वो हमारे कौन कर रहे हैं, हमारे पीजेंट्स ही कर रहे हैं। माल को ढोना, माल को लोड करना या उतारना किसके द्वारा किया जाता है, पीजेंट्स और ट्राइब्स के थ्रू किए जाते थे, जो लोकल्स पीपल्स उनके थ्रू किए जाते थे। तो गांधी जी ने कहा कि अगर इंडियन रिफ्यूज़ कर दे ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करने के लिए, तो कुछ ही सालों में जो ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश रूल है इंडिया में, वो कोलैप्स हो जाएगा और हम फाइनली स्वराज की ओर लैंड करेंगे। सो ये कॉन्सेप्ट था गांधी जी का, जो कि इंस्पायर किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। और उन्होंने बोला अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे हैं तो इसके साथ ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम ब्रिटिश द्वारा जितने भी, देखिए हमारे यहाँ से इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर जाते थे, इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर करते थे, फिर उस मैन्युफैक्चर किए हुए प्रोडक्ट को इंडिया में सेल करते थे। तो गांधी जी ने परसुएड किया लोगों को, जो पीपल्स थे, हमारे सिटीजन थे, कि आप इंडियन क्लोथ्स को पहनें और जो फॉरेन क्लोथ्स हैं उनको, मतलब जो ब्रिटिश द्वारा बनाए गए क्लोथ्स हैं उनको आप बाइकआउट करें। तो गांधी जी ने कहा कि अब हम खादी के बने हुए कपड़े को पहनेंगे और गिव अप कर देंगे, मतलब बाइकआउट करेंगे ब्रिटिश क्लोथ्स को जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए जाते थे। उन्होंने लोगों को एडवाइस किया कि आप जो ड्रिंक्स हैं, मतलब अल्कोहल है, आप उनको गिव अप कर दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, मतलब टोटली बाइकआउट करना था ब्रिटिश सिस्टम को ताकि वो कोलैप्स हो जाए। अब देखिए गांधी जी ने हिंद स्वराज बुक लिखी थी, उन्होंने स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया, क्या कहना था स्वराज में, स्वराज का मतलब क्या कहना चाहते थे गांधी जी। अब यहाँ पे होता क्या है, जो लोग थे हमारे सिटीजन्स, क्योंकि इंडिया बहुत ही वास्ट कंट्री था, अभी भी है, तो लोगों ने स्वराज का मीनिंग हर पार्ट के, साउथ इंडिया में कुछ अलग समझा, नॉर्थ ईस्ट में कुछ अलग समझा। मतलब एक दो एग्जांपल्स दिए हैं मैंने कि लोगों ने स्वराज का मीनिंग क्या समझा। एक गुद्दम हिल है जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ की जो एक गुरेला कम्युनिटी होती थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरिया, मतलब जो वहाँ का जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था, मतलब ब्रिटिशर्स ने आंध्र प्रदेश के एक बहुत बड़े एरिया को उन्होंने अपने मतलब कंट्रोल में कर रखा था। देखिए पहले 3 तरीके के फॉरेस्ट को उन्होंने ब्रिटिशर्स ने डिवाइड किया था, रिजर्व था, ओपन था, ऐसे एक टाइप का और फॉरेस्ट होता था। जो रिजर्व फॉरेस्ट होता था वहाँ पे सिर्फ ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स होते थे वहाँ से मटेरियल को निकाल सकते थे, जो लोकल पीपल्स थे वो ना कि वहाँ से फ्यूल कलेक्ट कर, मतलब जो लकड़ियाँ हैं उसको नहीं कलेक्ट कर सकते थे, और जो अपने कैटल्स हैं उसको गेज नहीं, मतलब चरा नहीं सकते थे वहाँ पे। ये सारे उन पर मतलब मना किया गया था रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में जाने के लिए। तो ये ऐसे ही आंध्र प्रदेश में एक लार्ज फॉरेस्ट एरिया को ऐसे ही रिजर्व कर रखा था, और वहाँ पे जो लोकल पीपल्स थे उनको फॉरेस्ट में एंटर करने से मना किया था, प्रिवेंट कर रखा था कि वो अपने कैटल से, मतलब भेड़ बकरी है, गाय बच्चे, जितने भी जानवर हैं उसको नहीं चरा सकते हैं, और ना ही फ्यूल के लिए या फल फूल, मतलब खाने के लिए कोई फल फूल कलेक्ट कर सकते थे। तो उनके लिए जो गुडम हिल्स के गुरेला कम्युनिटी थी, उनके लिए स्वराज था कि स्वराज का अर्थ था कि उनको फॉरेस्ट में एंट्री मिलेगी। अब ये देखिए स्वराज का मीनिंग कैसे डिफरेंट लोगों ने इंटरप्रेट किया था डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में। जो आसाम में प्लांटेशन वर्कर्स थे उनका क्या मानना था, देखिए उस समय ब्रिटिशर्स ने इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के थ्रू सॉरी, जो यहाँ पे प्लांटेशंस वर्कर्स थे उनको एक एरिया में कन्फाइन कर रखा था, बंद कर दिया था। तो उनके लिए जो स्वराज का अर्थ था, उनको लगता था कि अगर स्वराज आ गया तो उनको परमिशन मिल जाएगा अपने घर की ओर मूव करने का, मतलब उनको फ्रीडम मिल जाएगी कि वो अपने घर की ओर जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे ऐसे डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मीनिंग इंटरप्रेट किया गया था स्वराज का मतलब क्या था। इसी के साथ साथ ये तो ट्राइबल एरिया में क्या सिचुएशन था वहाँ की बात होगी। अब टाउन में क्या सिचुएशन था ये भी समझ लेते हैं। जो टाउन्स में क्या होता था, जो हमारे था स्टूडेंट्स कम्युनिटी थी, मतलब जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे स्कूल्स कॉलेजेस, उन्होंने वहाँ पे जाना मना कर दिया, जाना छोड़ दिया। और जो टीचर्स थे, हेड मास्टर्स थे, देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट है ब्रिटिशर्स के ऊपर। अभी देखिए जो हमारे हेड मास्टर्स थे, टीचर्स थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कि अब हम जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस स्कूल्स होंगे वहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे। हमारे जो सॉरी लॉयर्स कम्युनिटी थे, जो काउंसिल लीगल प्रैक्टिशनर्स थे, उन्होंने गिव अप कर दिया कि नहीं अब हम कोर्ट प्रोसेस में हम अब कोई भी मतलब
एडवोकेसी नहीं प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे बहुत बहुत सारे मूवमेंट्स लोगों के द्वारा शुरू किए गए थे। देखिए मूवमेंट, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इतना वास्ट था, इसका इतना वाइड इम्पैक्ट पड़ा था ब्रिटिशर्स के ऊपर, अभी पता चलेगा हमें। देखिए इसका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से हुआ क्या था। देखिए बहुत ही ड्रामेटिक इफेक्ट पड़ा था। लोगों ने जो फॉरेन गुड्स थे, मतलब वहाँ से जितने भी कपड़े आ गए, फर्नीचर्स थे या फिर कोई भी गुड्स जो बन के आती थी, लोगों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया। लोग खुले खुले सड़कों पे उस चीज़ों को लाके ब्रिटिशर्स के सामने ही जलाने लगे। लिक्विड स्वास्थ्य बंद कर दिया उन्होंने, मतलब उसको बाई करना ही पूरा मना, बाई ही नहीं करते थे। मतलब जो उनके द्वारा बनाए गए कपड़े थे वो एक बल्क मतलब एमास करके इकट्ठा करके उन्हीं के सामने जलाते थे। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जो ब्रिटिश इंपोर्ट था 1921 से 1920 के बीच में वो आधा हो गया। मतलब जहाँ पे उनकी 1002 करोड़ वैल्यू का इंपोर्ट करते थे वो हो गई 57 करोड़ रुपीस। मतलब देखिए एकदम पूरी उनकी इकॉनमी आधी हो गई। क्या इम्पैक्ट था एकदम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। जो हमारे मर्चेंट ट्रेडर्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो अब किसी भी फॉरेन गुड्स के साथ फाइनेंशियली ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब हर सेक्टर्स थे, चाहे स्टूडेंट हो, लॉयर्स हो, टीचर्स हो, फॉरेन ट्रेड मतलब जो ट्रेडर्स थे, वर्किंग जो स्लेव कम्युनिटी थी, सबकी तरफ से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक सपोर्ट मिल रहा था। अब जो हुआ इम्पैक्ट क्या हुआ कि लोगों ने जब मूवमेंट को बाइकआउट करना, मतलब उनकी चीज़ों को बाइकआउट करना शुरू कर दिया, उस समय जो हमारी इंडियन टेक्सटाइल मिल थी, हैंडलूम्स थे, वो सीधा सूटअप कर गई। मतलब काफ़ी रैम्पेट, काफ़ी बढ़ गई। लोगों ने लोकली मैन्युफैक्चर चीज़ों को सॉरी लोकली मैन्युफैक्चर चीज़ों को, जैसे कपड़े हो गए, टॉयज़ हो गए, फर्नीचर्स हो गए, या फिर जितने भी ऑल मटेरियल से जो फॉरेन से आते थे, अब लोगों ने लोकल बने हुए प्रोडक्ट को बाई करना स्टार्ट कर दिया। तो इंडियन इकॉनमी में उस समय जो लोकल पीपल थे उनके इकॉनमी में थोड़ी सी बूम आई थी। बट साथ ही में हुआ क्या कि जो हमारे लोग थे, जो गवर्नमेंट टाइटल देती थी, मतलब कर्नल, सूबेदार, ये मतलब जितने भी वगैरह वगैरह जो भी टाइटल्स देती थी गवर्नमेंट के द्वारा, वो लोग उसको भी बायकॉट करने लगे। मतलब जो अपनी सिविल सर्विसेज थे लोगों ने छोड़ दिया, आर्मी के पोस्ट छोड़ दिए, पुलिस की जो उनकी सर्विस मिली थी उसको भी छोड़ दिया, जो कोर्ट थे लोगों ने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, जितने भी ब्रिटिश के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए थे। ये सब कुछ बहुत ही बुरी तरीके से पूरे ब्रिटिश जो गुड्स थे, सर्विसेज, जितनी भी चीज़ें प्रोडक्ट बनाई जाती थी, लोगों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया। बट होता क्या है फाइनली, फरवरी में 1922, फरवरी मतलब इम्पॉर्टेंट है ये डेट, फरवरी 1922 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। इसकी वजह से जो जैसे भगत सिंह हुए या फिर और भी जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे वो गांधी जी से नाराज़ तो हुए, क्योंकि ये काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा था। मतलब आपने देखा कि कैसे एक इंडिविजुअल पर्सन हर चीज़ ब्रिटिश के प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहा था। बट 1922 में गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। क्यों? अगेन सेम रीज़न, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट था वो वायलेंट में टर्न हो रहा था। गांधी जी का मानना क्या था, हम नॉन वायलेंट करेंगे। क्यों वायलेंट में टर्न हो रहा था? क्योंकि जो हमारे जो इंडियन पीपल्स थे, लोकल्स थे, वो उनके फॉरेन गुड्स को वो ओपनली जला रहे थे। ये बात उनको ब्रिटिशर्स को राज नहीं है। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने फिर से लॉस को बनाना, उनके ऊपर अरेस्ट करना, ये सारी रीजन्स से, जिसकी वजह से गांधी जी ने देखा कि फिर से उनका जो मूवमेंट है वो वायलेंट में टर्न हो रहा है। इसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन को भी वापस ले लिया। अब उसके बाद गांधी जी ने फिर से लॉन्च किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसको साल्ट मार्च भी क्या, मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बेसिकली रिलेटेड है साल्ट मार्च से। अब गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में साल्ट नमक को एक पावरफुल वेपन माना। क्यों? उन्होंने सोचा कि इस साल्ट की वजह से हम पूरी कंट्री को यूनाइट कर सकते हैं। देखिए 1922 के बाद सीधा 1930 में आए। क्यों यूनाइट कर सकते हैं? क्योंकि गांधी जी का मानना था क्योंकि साल्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है वो हर कोई कंज्यूम करता है, रिच हो, पुअर हो, मिडिल क्लास फैमिली हो, हर कोई उसको कंज्यूम करता है। और उस समय जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने साल्ट के ऊपर टैक्सेस लगा रखे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट की साल्ट के ऊपर मोनोपोली थी। सो कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल साल्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता था। 31 जनवरी 1930 को एक लेटर भेजा गया वाइसराय इरविन को। उसमें 11 डिमांड बताई गई।
जो लेटर भेजा था गांधी जी ने, उसमें जो उनके डिमांड्स थे वो कुछ जनरल इंटरेस्ट के थे, कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट मीन जो कॉमन पीपल से रिलेटेड थे, जैसे जो जो टैक्सेस है उसको कम कराना, और स्पेसिफिक जो क्लास थी, मतलब जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या पीजेंट्स कम्युनिटी क्लास होगी, उनके ऊपर जैसे इम्पोर्ट टैक्स होते थे उसको कम कराना है, या फिर जो सेस लगाए जाते थे गवर्नमेंट के थ्रू उसको कम कराना है, ऐसे कुछ डिमांड्स हैं। और ये था कि जो एक डिमांड था कि जो साल्ट है, नमक है, उसके ऊपर भी टैक्स को कम कर दिया जाए, एबॉलिश कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि साल्ट एक ऐसा नमक एक ऐसा प्रोडक्ट था जिससे, जैसे पहले बताया कि रिच और पुअर दोनों एक सब सारे कम्युनिटी, सारी क्लास, सारे मतलब पीपल, सिटीजन, सब लोग कंज्यूम करते थे, क्योंकि ये एक एसेंशियल आइटम है फूड का। और जैसे पहले भी बताया कि गवर्नमेंट इसके प्रोडक्शन पे मोनोपोली डिक्लेयर कर रखी थी। फिर मतलब ऐसा देखा जाता था कि ये जो गांधी जी ने लेटर भेजा है वो एक अल्टीमेटम है, अगर इसको 11 मार्च तक फुलफिल नहीं करेंगे तो कांग्रेस, मतलब जो गांधी जी, वो लॉन्च करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। बट जो वाइसराय इरविन थे वो अनविलिंग थे, मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे कि वो टैक्स को अबॉलिश करें, टैक्स सिस्टम को अबॉलिश करें, जो साल्ट पे टैक्स लगा रखे हैं उसको हटाएं। तो उन्होंने नेगोशिएट करने से मना कर दिया। गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो अब साल्ट मार्च को, मतलब इस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। उन्होंने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर के साथ डिसाइड किया कि वो मार्च करेंगे 240 मील, 240 मील्स फ्रॉम गांधी आश्रम जो कि साबरमती में है, टू कोस्टल गुजराती कोस्टल टाउन जो कि डांडी तक उन्होंने मार्च करने के लिए डिसाइड किया। और वो अपने वॉलंटियर के साथ 24 दिन तक चले, हर दिन 10-10 मील करके चलते थे। और जहाँ भी रुकते थे, जहाँ भी रुकते थे या रेस्ट करने के लिए रुकते थे, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आते थे गांधी जी को सुनने के लिए। और गांधी जी फिर उनको इंडिविजुअली, मतलब पर्सनली एक्सप्लेन करते थे कि जो स्वराज है उसका अर्थ क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। और कहते थे कि जो पीसफुली, मतलब जो ब्रिटिश के रूल हैं उसको डिफाई करें, मतलब अनफॉलो करें, उनके रूल्स को मतलब वायलेट करें। फिर लास्ट 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंचते हैं, वहाँ पे वायलेट करते हैं लॉ को और मैन्युफैक्चर करते हैं सॉल्ट बाय बॉइलिंग ऑफ सी वाटर। डांडी में वहाँ पे जो नमक है पाया जाता था, तो वहाँ पे खुद से ही उस लॉ को वायलेट करते हैं और मतलब उस सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये फिर यहाँ से शुरू होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और गांधी जी कहते हैं कि अब लोगों से वो मतलब अर्ज करते हैं, लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि लोग कोऑपरेट करें, उनके लॉज को तोड़े, जो कॉलोनियल रूल्स बनाए हैं ब्रिटिशर्स ने उसको ब्रेक करें। फिर शुरू होता है, लोगों ने शुरू किया जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स थे उससे ब्रेक करना शुरू किया। उन्होंने खुद सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया, जो गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्रीज थे उनके सामने जा के डेमोन्स्ट्रेट करते थे कि कि मतलब वो खुद से सॉल्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जो पीजेंट्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो अपने रेवेन्यू की जो भी टैक्स देने होते थे, जो ऑफिसर्स होते थे उन्होंने टैक्स देने से रिफ्यूज़ किया। और चौकीदारी एक टैक्स हुआ करता था, वो उसे भी रिफ्यूज़ कर दिया। जो विलेज ऑफिशियल्स होते थे, जो ब्रिटिशर्स के थ्रू अपॉइंट किए जाते थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया उस पोस्ट से। लोगों ने, मतलब किस तरीके से देखिए लॉ को तोड़ा जा रहा है। लोग जो फॉरेस्ट रूल थे, मतलब जो रिजर्व फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, ऐसे 3 कैटेगरी की फॉरेस्ट बनाए गए थे। वहाँ पे जाके लोग जो रिजर्व फॉरेस्ट था जो ब्रिटिशर्स के लिए होता था, वहाँ से ब्रिटिश गुड्स, मतलब जो प्रोडक्ट है ब्रिटिश उसे सप्लाई करते थे या फिर उसको यूज़ करते थे। वहाँ पे लोग जाने लगे, वहाँ से लोग लकड़ियाँ जो जलाने के लिए यूज़ करते थे, खाना पकाने के लिए यूज़ करते थे, लोग लकड़ियों को इकट्ठा करने लगे। वहाँ से फल फ्रूट्स को तोड़ने लगे, अपने जो उनके कैटल्स थे उसको वहाँ पे चराने लगे, गेज करने लगे। साथ ही फिर अगेन गवर्नमेंट ने फिर से ब्रूटली रिस्पॉन्स किया। जो लीडर्स थे, एक्टिविस्ट थे, अब यहाँ पे जितने भी वुमेन्स, चिल्ड्रंस थे, उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा और 100 of thousands पीपल को अरेस्ट कर लिया। ऐसे सिचुएशन में फिर से अगेन पहला जो मूवमेंट लॉन्च किया था वो भी वायलेंट होने लगा। गांधी जी ने वापस लिया मूवमेंट को। सेकेंड मूवमेंट लॉन्च किया, फिर से पूरा उनका जो मूवमेंट है वो वायलेंट में टर्न होने लगा। फिर से गांधी जी ने वापस किया। ये थर्ड मूवमेंट था। इसको भी जब गांधी जी ने देखा कि ये मूवमेंट फिर से वायलेंट हो रहा है तो उन्होंने फिर से मूवमेंट को बंद कर दिया, विड्रॉ कर लिया। फिर इंटर करते हैं गांधी जी मतलब एक पैक्ट में समझौता, जिसका नाम था गांधी इरविन पैक्ट, जो कि हुआ था 5 मार्च 1931। कहाँ पर हुआ था? लंदन में। फिर 8 अगस्त, सीधा 12 साल बाद, फिर 8 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया जाता है गांधी जी के द्वारा, जिसको कहा जाता है इंडिया अगस्त मूवमेंट।
जो कि बम्बई में वहाँ पे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बुलाई गई थी गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त को, और डिमांड करते हैं कि ब्रिटिश रूल है वो एंड हो जाना चाहिए इंडिया से। क्यों? क्योंकि उस समय जो ब्रिटिशर्स थे वो वर्ल्ड वार सेकेंड की लड़ाई भी कर रहे थे। तो गांधी जी ने सोचा कि ये एक अच्छा मौका हो सकता है अपने मतलब कंट्री को इंडिपेंडेंट कराने का, स्वराज को पाने का। फिर गांधी जी 8 अगस्त 1942 को एक स्लोगन देते हैं, डू और डाई, जिसके उसके बाद से ये क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये मूवमेंट स्टार्ट होता है गोवालिया टैंक मैदान में। फिर जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी होती है वो मास प्रोटेस्ट लॉन्च कर देती है, जिसे मतलब डिमांड करती है, मतलब जिसे गांधी जी ने कहा कि एन ऑर्डरली ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया। मतलब उस समय देखिए कितने प्रोएक्टिव थे ब्रिटिशर्स कि एक वर्ल्ड वार की लड़ाई फाइट कर रहे हैं ये ब्रिटिशर्स, फिर भी ब्रिटिशर्स थे, मतलब जो ब्रिटिश पीपल थे वहाँ के ऑफिशियल थे, वो काफ़ी प्रिपेयर थे इस एक्ट को भी लेकर। मतलब डू और डाई का स्लोगन देना, वो उनके रूल्स को डिफाई करना, ब्रेक करना, फिर भी प्रिपेयर थे। उन्होंने क्या किया, जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे उनको इम्प्रिजन कर दिया, जेल में डाल दिया बिना किसी ट्रायल के। कुछ ही जैसे ही गांधी जी की स्पीच एंड हुई, कुछ ही घंटों के अंदर सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया। और फिर ऐसा हो क्यों पाया? क्योंकि जो ब्रिटिश था उनके पास जो वाइसराय की काउंसिल थी उसमें से बहुत सारे लोग, देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट भी फेल ही हुआ, अल्टीमेटली ये भी फेल ही हुआ। इसके रीज़न भी हैं, क्योंकि जो वाइसराय काउंसिल थी वहाँ पे जितने भी काउंसिल मेंबर थे वो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस थे। और जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है या और प्रिंसली स्टेट है, जो इंडियन इम्पीरियल पुलिस है और जो आर्मी प्लस सिविल सर्विसेज के जो इंडियन सिविल सर्विसेज ने, उन्होंने भी जो वाइसराय काउंसिल है उसको सपोर्ट किया बजाय कि गांधी जी को। यहाँ पे ये बात समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पहले था जो बिजनेसमैन थे, इंडियन बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, मर्चेंट थे, उन्होंने पहले गांधी जी को सपोर्ट किया। बट यहाँ पे इंडियन बिजनेसमैन थे, उनको जो वॉर टाइम था उससे काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था, तो उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करना उचित नहीं समझा या सपोर्ट नहीं किया। और यहाँ तक कि जो स्टूडेंट थे उन्होंने भी गांधी जी को सपोर्ट ना करके बजाय सुभाष चंद्र बोस जी को सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो गांधी जी से बिल्कुल अलग थी। और यहाँ पे गांधी जी को जो सपोर्ट मिल रहा था वो सिर्फ बाहर से जो सपोर्ट मिल रहा था वो अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फिर फाइनली मतलब जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो तहस नहस हो जाता है, मतलब क्रैश हो जाता है, क्योंकि मतलब इतना लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं किया, लोकली सपोर्ट नहीं मिला, मतलब जो इंडियन लॉबी थी उन्होंने भी इस क्विट इंडिया मूवमेंट को इतना नहीं सपोर्ट किया, इसलिए फाइनली ये भी क्रैश ही हो जाता है। और ब्रिटिश रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम आपको इमीडिएट इंडिपेंडेंट नहीं देंगे, बल्कि जब वार ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम आपको इंडिपेंडेंट कर देंगे। बट उसके बाद भी नहीं करते हैं। इसके क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद भी स्पोरेडिक स्मॉल स्केल वायलेंस टू प्लेस अराउंड द कंट्री एंड ब्रिटिश अरेस्टेड 10 of thousands लीडर कीपिंग देम इन प्रिजन अंटिल 1945। मतलब बीच में थोड़े बहुत दंगे फसाद होते थे, मूवमेंट होते रहते थे। स्पोरेडिक स्मॉल स्केल वायलेंस मीन मतलब जो बीच में छोटे छोटे दंगे होना वो होते रहते थे। और ब्रिटिशर्स ने 10,000 लीडर्स को 1945 तक जेल में बंद रखा था। अल्टीमेटली जो क्विट इंडिया मूवमेंट है फेल होता है, क्योंकि हैवी हैंडेड सप्रेशन, मतलब ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सप्रेस किया था। जैसे पहले बताया कि जो हमारे वाइसराय की काउंसिल थी उसमें मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस थे, और आर्मी ने भी सपोर्ट नहीं किया, पुलिस ने भी सपोर्ट नहीं किया, और स्टूडेंट्स ने तो बिल्कुल मतलब हार्डली किसी ने सपोर्ट किया। तो इसके कई सारे रीजन्स थे कि क्विट इंडिया को फेल हो जाना, जैसे वीक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लेक ऑफ क्लियर कट प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट फेल हुआ था। फिर मतलब अंत में ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ होता है कि इंडिया को अब मतलब फर्दर गवर्न नहीं किया जा सकता। इट्स मीन दैट रियलाइज दैट इंडिया वाज अनगवर्नेबल इन द लॉन्ग टाइम ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ वर्ल्ड वार। मतलब वर्ल्ड वार सेकेंड में जो 1942 में हुआ था उनका काफ़ी नुकसान हुआ। उन्होंने रियलाइज़ किया कि फर्दर अब इंडिया को इतना मतलब रेगुलेट नहीं कर सकते, नहीं गवर्न कर सकते। फाइनली हम 1947 तक में हमारी कंट्री को फ्रीडम मिल ही जाता है। So this was all about Indian national movement. It's time to say goodbye until we meet in our next video. Till fall, like, share and subscribe this video.